solubility of gas in liquid। देखो वर्ड क्या लिखा है, solubility of gas in liquid। अब यहाँ पे दो तीन बात हम लोगों को समझना है, काफी इजी रूप से हम लोग इसे समझेंगे। जो इजी है उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, ऐसे कोई चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होता, हम लोग बना देते हैं। कैसे बना देते हैं कॉम्प्लेक्स, तो उसे देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, जो क्या कहा जा रहा है उस वर्ड का क्या मीनिंग है, ये सब नहीं देखते हैं। प्रीवियस क्या हुआ, आगे क्या होगा, ये सब प्लानिंग नहीं रहता है, इसीलिए हो जाता है। प्रीवियस भी आप लोगों को बता, तो नॉर्मल सा बात है। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग आपको प्रीवियस बताए क्या, ए सब्सटेंस विल बी सॉल्युबल इफ इट्स मैक्सिमम क्वांटिटी इज डिसॉल्व इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। मैक्सिमम अमाउंट चाहिए। हम लोग कहते हैं क्या, कोई भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट बुला दें ताकि वो मैक्सिमम हो जाए। अब वो ज्यादा नहीं होता, ये नॉर्मल सा बात है, हमेशा हम लोग इस तरह से करते ही रहते हैं, डेली लाइफ में हमेशा होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कशन कर। आज का पॉइंट ये है जो गैसेस कैसे सॉल्युबल होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए, यहाँ है, ये मान लो वाटर है H2O, पहले समझ लो, फिर सबको लिखेंगे, उसको लिखिएगा आप। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन सब चीज लिखा दिया आपको। अभी भी बोले मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का जो पार्टिकुलर सॉल्वेंट में पार्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व होता है, और अगर इसे बढ़ा दें तो फिर वो बढ़ जाता है, घटा दें तो घट जाता है, इसीलिए मैक्सिमम वर्ड लिया जाता है। आज यहाँ गैसेज है, मान लो एयर है, ये डिफरेंट डिफरेंट गैस से बना हुआ है। अब इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगा, गैस कैसे सॉल्युबल होता है। तो नॉर्मल सा बात है, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग जानने का मतलब आप लोग भी जानते हैं क्या, जो गैसेज डिसॉल्व बढ़ाता है वाटर, कैसे रहता है। तो वाटर में आप जानते हैं O2 डिसॉल्व बढ़ाता है, N2 डिसॉल्व होता है, HCl डिसॉल्व होता है, ये सारे गैसेज हैं, ये डिसॉल्व बढ़ाता है। अगर डिसॉल्व नहीं होता तो जो एक्वेटिक लाइफ है, आप याद कीजिए, आप गाँव घर में क्या देखते हैं, पॉन्ड होता है, तालाब होता है, नदी है, उसमें सारा जो लाइफ है वो कैसे सर्वाइव कर रहा है। सबको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, वो सब होगा ही नहीं। बड़ी बायो का पॉइंट है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वाटर से मिलता है। एक्वाटिक लाइफ आपको सर्वाइव करता है वाटर में, इसका मीनिंग ये हुआ ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है इसमें। तो आज हम लोग उसी का मैकेनिज्म देखेंगे, और बहुत ही सिंपल है। जब आप किसी भी सब्सटेंस को इसमें आप डिसॉल्व करते हो, तो मान लीजिए कोई क्वांटिटी होता है, तो क्वांटिटी होता है तो इजी रूप से इसमें डिसॉल्व हो जाता है। जैसे मैं ऐसे बनाऊं, ये सब अभी बनाना नहीं है, जो मेन लिखेंगे पहले समझ लेना है जो क्या पढ़ना। मान लो इसी तरह से वाटर है, ठीक है, इसमें मिल्क डिसॉल्व कर रहे हैं, ये वाटर है H2O, ठीक है, इसमें क्या किया, मिल्क डिसॉल्व, इसमें मिल्क डिसॉल्व किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल्क इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, बाहर से आप इसमें किए, इसमें मिल्क आ गया ऐसे। लेकिन इसमें ऐसे नहीं आएगा, गैसेस में ऐसे नहीं होगा। या मान लीजिए आप ग्लूकोज C6H12O6 इसमें आप डिसॉल्व किए, ये भी प्रॉब्लम है, अंदर आया, इसका सॉल्युबिलिटी जो जानते हैं हम लोग, सॉल्युबल हो गया, उसका जो साइज है ये वाटर के इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर में आ जाता है, होमोजेनस मिक्सचर बनाता है। लेकिन गैसेज ऐसे नहीं होता है। जो गैसेज आप देखते हैं, जैसे ये जो गैसेज यहाँ रखे एयर का, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर एग्जर्ट करना है। तो प्रेशर एग्जर्ट करना है तो आप बोलेंगे कि आपको समझ में ये बात नहीं आएगा, इतने सारे पॉन्ड है, रिवर है, सी है, तो वहां कौन सा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, भाई वहां भी हो रहा है क्या, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM एग्जर्ट हो रहा है। ये कहाँ से एग्जर्ट हो रहा है, तो आप समझते हैं हम लोग के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है, 1 ATM प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो वहां भी हो रहा है। यहाँ ऑब्जर्वेशन है, तो एक कंटेनर लिए है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पिस्टन यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस तरह से। वहां भी हम यहाँ खड़े हैं, मेरे ऊपर भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो कोई भी नदी है, कुछ भी तालाब है, कुछ भी है, वहां भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। सरफेस एरिया है और जो गैसेज है इसमें मिक्स हो रहा है, वहां इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है उस प्रेशर पे। कैसे, तो जो गैसेज यहाँ स्ट्राइक करता है, यहाँ आपको टकराता है, अंदर आया, लीक भी किया, इसके भी करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, अंदर आता है बाहर जाता, अंदर आता है बाहर जाता है, उस प्रेशर पे करता है।
लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक पिस्टन एडजस्ट करते, नॉर्मल सा बात। पिस्टन यहाँ पे आप एडजस्ट किए और इसे प्रेशर इस तरह से गैस ले लिए और यहाँ इसे दबा रहे, प्रेशर ऐसे दबा रहे, एग्जर्ट कैसे करके ऐसे दबा रहे, तो दबा रहे हैं तो क्या होगा, इसका रेट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा गैसेज इस पे स्ट्राइक करेगा और इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, नॉर्मल सा बात। कौन बराबर है, ऐसे यहाँ गैस फिल्ड कर लिया, ऐसे दबा है, ज्यादा आ जाएगा इसके अंदर, ज्यादा आ जाएगा तो फिर यहाँ इक्विलिब्रियम जितना रेट से इधर आया उतना रेट से कुछ एस्केप भी करता है, या कुछ सब्सटेंस भी एस्केप करता है। मान लो O2 अंदर ज्यादा है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अगर उसमें डिजॉल्व होगा या कुछ भी डिजॉल्व होगा तो क्या एस्केप भी करेगा, जगह होगा तभी ना आएगा, कुछ समझ। अब ज्यादा इसमें क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर, इस तरह यहाँ इंजेक्ट करें तो ज्यादा डिजॉल्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, इसमें रेट जो है अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या हो जाएगा, जो नया वाला है प्रेशर एग्जर्ट किए तो ज्यादा इसके अंदर आ गया। तो हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया क्या, ये ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, हम लोग नहीं कर सकते क्या, या जानते नहीं है, ऑलरेडी जानते, लेकिन उससे डेली लाइफ में यूज जो करते हैं हम लोग तो उसको समझते नहीं। तो हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है, ये आपको इंग्लिश साइंटिस्ट, दैट मीन्स इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो उन्होंने बताया कि विलियम हेनरी, उन्होंने बताया क्या, जिसका क्वांटिटिव रिलेशनशिप हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कितना गैसेज को इसमें डिजॉल्व करें और कितना इसका सॉल्युबिलिटी होगा पार्टिकुलर सॉल्वेंट के। या मान लो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रहा है, इसका अलग होगा सॉल्युबिलिटी, नाइट्रोजन आप डिजॉल्व कर रहे हैं, इसका अलग होगा सॉल्युबिलिटी, आप HCl गैस डिजॉल्व कर रहे हैं, इसका अलग होगा सॉल्युबिलिटी। का डिफरेंट गैसेज का सॉल्युबिलिटी किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होता है। तो एक क्वांटिटिव रिलेशनशिप चाहिए, जो इतना हमारा सॉल्वेंट है और ये इसको डिजॉल्व कर रहे हैं तो कितना ये डिजॉल्व होगा, कितना सोलेबल होगा। सोलेबल का मीनिंग क्या था, मैक्सिमम क्वांटिटी, जो पार्टिकुलर आप सॉल्वेंट लिए इसमें कितना को डिजॉल्व करे, यही मीनिंग है। तो बस इतना रिलेशन के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो वर्ड है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, उसी के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो भाई कितना डिजॉल्व करें, कितना में कितना। तो उनका ये कहना था, एक्चुअली हेनरी जो लॉ दिया गया, तो उनका ये कहना था, ये देखो 1803 में ही हो गया था, अभी 20वीं सदी चल रहा है, किसमें, 20वीं, और ये 1803 में ही आ गया था। अब डेली लाइफ में तो हम लोग यूज करते ही रहते हैं, तो कौन सा बड़ा बात हुआ। लेकिन क्या होता है, किसी चीज का पहले दिए उसका क्वांटिटिव रिलेशनशिप आप ये कैसे कैलकुलेट करें, कहाँ से कौन सा गैस को करें, तो इंपॉर्टेंस तो हो ही जाता है। जैसे मैंने बताया O2 है, N2 HCl, सबका अलग अलग नेचर है, डिजॉल्व होने का होगा ही, क्यों नहीं होगा, अलग गैसेज है, उसका नेचर अलग होगा। तो इन्होंने बताया क्या, ये जो पार्शियल प्रेशर है, मान लो एयर है, तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है जिसमें पार्शियल प्रेशर होता है। डाल्टन्स लॉ में आपको ये बताया डिफरेंट गैस होगा, जैसे एयर में देखो डिफरेंट गैस है, तो मान लो यहाँ पे क्या है, ये O2 है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिखते हैं। ये मान लो नाइट्रोजन है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लिखते हैं। और ये बड़ा वाला मान लो ये आर्गन है तो पार्शियल प्रेशर ऐसे करके आर्गन लिखते हैं। ये मान लो CO2 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखते हैं। सबको जोड़ते हैं, इसी को P टोटल कहते हैं, जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो पार्शियल प्रेशर जो गैसेज इसमें डिजॉल्व हो रहा है, तो हेनरी का ये कहना था, जो पार्शियल प्रेशर है इस गैस का, जो गैस इसमें डिजॉल्व हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मान लो O2 का बात का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, तो जैसे X मोल फ्रैक्शन है ना, O देखो का इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको जिस समय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे, एक बड़ा कंफ्यूजन, कोई बच्चा इस तरह से बोल रहा, जो मोलैरिटी है ही, तो मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन का जो कंसंट्रेशन का जो पार्ट है, तो मोल फ्रैक्शन का क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी आपको मोलैरिटी है तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है। आज वो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, आपको वहां भी बताए थे, या जिसका जो क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप अच्छे ढंग से देख सकते। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग ये होता है, जो कितना पार्ट में वो सॉल्युबल हुआ है। थोड़ा ध्यान दो, जैसे वर्ड को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, प्रॉब्लम तो बना ही लेते। जैसे मोलैरिटी निकालने के लिए आप मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ ग्लूकोज को तुम यहाँ पे क्या किए, डिजॉल्व किए, तो ग्लूकोज डिजॉल्व किए तो मोल में आया, तो नंबर ऑफ मोल लिखते हो, और डिवाइडेड बाय क्या लिखते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, जो पर लीटर जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, उसमें नंबर ऑफ मोल कितना है ये फाइंड करने का कोशिश करता है, वो मोलैरिटी हुआ।
अगर मोलैलिटी का बात करें, मोलैलिटी का, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का कोशिश करते हो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर है, देखो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है, आइए क्या है इतना डिवाइडेड बाय, यहाँ 1 केजी लिख ही दिए, ठीक है चलिए। अब वॉल्यूम ऑफ क्या लिखे सॉल्यूशन, ये भी पर नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑलरेडी सबको पता है। ये मीनिंग, इसका मीनिंग ये हुआ जो मोल कितना उसके पर यूनिट में डिसॉल्व है, तो वो पार्ट नहीं हुआ, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन है ये पार्ट है। मानी कुमार पूछते भी रहता है जो मोल फ्रैक्शन क्या है, समझ में नहीं, तो वो पार्ट होता है। पार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ कंपोनेंट इसके अंदर गया, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, और यहाँ पे क्या है आपको, ये देखो क्या है, गैस है। तो गैस और लिक्विड दो कंपोनेंट बना और उसका एक पार्ट हुआ, उस सॉल्यूशन का ये पार्ट हुआ। पार्ट का मतलब ऐसे होता है, जैसे मान लो 3 स्टूडेंट राम मोहन श्याम है, ऐसे समझ, राम मोहन श्याम है, उसको 1 रुपया दिया, ओके। अब बोले क्या, बोलो एक का कितना पार्ट होगा, एक कितना रुपया उसे मिलेगा, तो 1/3 मिलेगा एक को, राम को इतना मिला, मोहन को भी इतना मिलेगा, और सोहन को भी इतना ही मिलेगा। ये मोल फ्रैक्शन हुआ, ये बता रहा क्या, जो कितना उसका पार्ट है उसमें। इसी तरह से जो गैसेज आप डिजॉल्व किए वो बताता है क्या, जो कितना पार्ट इसमें डिजॉल्व, कितना पार्ट इसके अंदर में गया। वो कंसंट्रेशन नहीं है, एक तरह से कंसंट्रेशन डिफाइन करने का जो तरीका है उसमें पार्ट भी एक तरीका है, जो इस कंपोनेंट में उसका कितना हिस्सेदारी। ये तो ये बताता है नंबर ऑफ मोल कितना पर यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व, ये भी बताता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट केजी ऑफ, यानी पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व है। मोलैलिटी के लिए था ना हम लोग का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो ये पर केजी लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे है, तो ये कितना डिजॉल्व है उस पर वो डिपेंड करता है। ये क्या देता है, ये देता है कितना हिस्सेदारी है, कितना पार्ट है, कितना कंपोनेंट है उसका, कितना उसमें हिस्सेदारी, ये बताता है। जो नॉर्मल आप समझते हैं कोई बड़ा बात थोड़ी। तो इसीलिए हम लोग का जो सोलेबिलिटी वर्ड आता है, तो सोलेबिलिटी तो एक पार्ट ही नहीं हुआ। कोई चीज को सोलेबल करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट खोजते हैं आप, उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, तो मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो क्या हुआ, इस सॉल्यूशन का पार्ट हुआ। इसीलिए मोल फ्रैक्शन जो यहाँ देख रहे हो, पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हुआ, इसी मोल फ्रैक्शन को हम लोग सोलेबिलिटी भी कहते हैं, यही वर्ड है सोलेबिलिटी। दैट मीन्स क्वांटिटिव रिलेशनशिप यदि आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है कितना में कितना, तो मोल फ्रैक्शन और सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी क्या था मैक्सिमम अमाउंट, वो तो वेरी कर जाता है, तो फिर कैलकुलेट कैसे हो, तो मोल फ्रैक्शन बता देगा जब है उस सॉल्यूशन में उसका कितना पार्ट। इसीलिए हेनरी के द्वारा यही डिस्कवरी है, उन्होंने बताया क्या, हेनरी जो क्या बताया, क्या स्टेटमेंट दिया, उनका ये कहना था जो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का क्या होता है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल उसके मोल फ्रैक्शन का होता है, और वही उसका सोलेबिलिटी। एक नया बात समझ में आया, इसीलिए हम लोग कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को भी पढ़ते हैं, वो पार्ट है फिर भी उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। नहीं तो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, पर यूनिट में उसे फाइंड करना। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, जो आपका पॉइंट है, जो नहीं समझ पाते हैं क्या है नहीं है, जरूर समझ में आता। अब यहाँ हेनरी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बात और दिया, क्या दिया गया, जैसे देखो PO2 है, तो यहाँ से इसको हटाया गया तो K कांस्टेंट होगा, अब मल्टीपुल क्या होगा, XO2 होगा। तो ये जो K देख रहे हो, ये अपने ही नाम से रख दिए हेनरी लॉ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा ना यहाँ, तो KH रख दिया। केस क्यों रख दिए, उनका ये कहना था जो केस जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, कौन कितना डिजॉल्व होगा किस सॉल्वेंट, कितना टेम्परेचर, नेचर पे डिपेंड करता है। और दूसरा उनका ये भी कहना था जो केएच क्या है, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को ज्यादा कर दें, तो केएच क्या होता है, बढ़ जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का डाटा एनालिसिस किया, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पे। तो दो बात हुआ, नेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यदि ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे केस लिख लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगा, तो ये दोनों मल्टीपल फैक्टर है, ये PCO2 दे रहा है, पार्शियल प्रेशर दे रहा है, तो खुद बताओ क्या होगा। निश्चित रूप से क्या होगा, ये यदि बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ये क्या होगा, घट जाएगा, मोल फ्रैक्शन घटेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल इतना है, ये घट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ तो टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो सोलेबिलिटी क्या होता है, घट जाता है। जनरली गांव घर में हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन होता है, गांव में रहते होंगे,
तो देखते होंगे अभी जो है ज्यादा गर्मी है, तो क्या होता है जो पॉन्ड का वाटर होता है तालाब का, देखिएगा अगर ज्यादा गर्मी हो गया, जैसे फिश वगैरह को देखिएगा, वो आपको क्या होता है सफोकेशन उसको फील होना शुरू हो जाता है, उस सरफेस पे आना इस तरह से शुरू हो जाता है, सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगता है। तो क्यों ऐसा हुआ? टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये बढ़ गया, केएच बढ़ गया। केएच यदि बढ़ गया तो मल्टीपल फैक्टर है, तो निश्चित रूप से सोलेबिलिटी क्या होगा, ये क्या होगा, घट जाएगा। तो जो गैस सोलेबल हो रहा था उसका सोलेबिलिटी घट जाएगा, और सोलेबिलिटी घट जाएगा तो सांस लेने में तो दिक्कत होगा ही। इसी बात को दिया गया, इसी को हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ। और इससे हम लोग को ये बात समझ में आया कि एक्चुअली ये नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो ऑब्जर्वेशन हम लोग हमेशा देखते रहते हैं गांव घर में, यदि ज्यादा टेम्परेचर है, यदि गर्मी के सीजन में बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो जो एक्वेटिक लाइफ है उससे आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है, रेदर देन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ऐसा नहीं होता है, ठंडा वाटर में क्या होता है, उसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन रहता है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यही है हेनरी लॉ, जिसको हम लोग को समझना है। एक लाइन में बोले, अब इतना के लिए एक मोल फ्रैक्शन था जिसको समझना आपको जरूरी है। मोल फ्रैक्शन का फीलिंग क्या है, जैसे आपको जानते हो ना, पार्टिकुलर मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इतना से काम थोड़ी चलता है, इसका काम ये हुआ जो किसी भी सॉल्यूशन में कितना पार्ट है वो बताता है, और वही सॉल्युबिलिटी है। तो दिमाग में गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो पार्शियल प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन का, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हेनरी लॉ कांस्टेंट कहा गया, ये टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाता है, अभी लिख करके दिखाएंगे, और ये नेचर पे डिपेंड करता है। बस दो ही बात है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, इसी दो बात को याद रखना है, पार्शियल प्रेशर और पार्टिकुलर गैस। पार्शियल प्रेशर बोल दिया तो पार्टिकुलर गैस हो गया। ओवर द सॉल्वेंट और लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो गया। इसको हटाए तो ऑलरेडी सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत। क्लियर? तो इसी को हम लोग का दो बात याद रखेंगे, ये जो फार्मूला है। अब फर्स्ट जो मैंने बताया, जो एक्चुअली मोल फ्रैक्शन को ध्यान में रखें, मोल फ्रैक्शन ही सोलेबिलिटी। तो हेनरी लॉ क्लियर हो गया। तो हेनरी लॉ का यूज हम लोग करेंगे, फार्मूला रहेगा। प्रॉब्लम क्या रहेगा, प्रॉब्लम कैसे पूछा जाएगा, तो कभी ये दे देगा, ये दे देगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये दोनों दे देगा, ये पूछेगा। बिल्कुल आपको फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम रहता है, बहुत ही आसान रहता है, एनसीईआरटी में देखिएगा तुरंत। तो मोल क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब पहले आपको याद है कि नहीं, वो सब थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आराम से आपको प्रॉब्लम बनता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सेम कंसेप्ट है। अब इसे लिखते हैं, थोड़ा बहुत अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, बात आप नहीं समझे होंगे, तो फिर से लिख रहे हैं, वो क्लियर हो जाए। मैंने बताया कोई चीज को अपनी लाइफ से उसे जोड़, तो वो काफी इजी हो जाता है। और छोटा मोटा बात को भी एकदम जो हार्ड बना रही, ये नहीं समझे, वो नहीं समझे, तो वो क्या था, और धीरे धीरे और हार्ड होते जाता है।
सर हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर, इसको सर यूट्यूब में छोड़िएगा क्या? इतना परेशानी क्यों हो रहा है ये बताओ? पढ़ रहे तो पढ़ो, नहीं तो फिर ज्वाइन मत करो। ठीक है, पढ़ने का तरीका नहीं होता है, एक बार आए एक बार गए, सब करते रहे। जो मन है वो कीजिए, हम किसी को कहते हैं कभी कभी देखते हो कोई बात? पढ़ रहे हैं तेजी रूप से पढ़ो, नहीं तो अपना देखना, वहां जो मन है वो। आज तक फोन किया आपको? बोलिए। अपने मन से डिसीजन। ये लिखे W1, W2 और W3 या W4। इसका मीनिंग ये वेट को बढ़ा। जैसे प्रेशर एग्जर्ट किया था ऐसे दबाए तो ठीक है, प्रेशर हुआ तो ऐसे दबाए, तो दबाने के लिए प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए यहाँ पे वेट बढ़ा। और यहाँ पे दो ही है, एक यहाँ ऐसा है मान लो W1 और यहाँ क्या W2। देखो इस तरह से यहाँ ज्यादा कर W दिए तो टोटल है सर इधर। हाँ, जैसे अभी पी टोटल का अभी नहीं बोलिए। जैसे मान लो यहाँ पे W1 और W2 वेट कम है तो थोड़ा कम इसमें डिजॉल्व हुआ, और इसमें देखो क्या ज्यादा वेट कर दिए। ऐसे भी वेट बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल सा बात है उसमें। ये तो दबा, ये वेट बढ़ाने का मतलब वैसे दबा रहे हैं तो क्या हुआ, ज्यादा इसमें गैसेज आपको डिजॉल्व। तो दोनों में देखने से ही पता चल रहा है, इसमें गैस आपको ज्यादा डिजॉल्व है और इसमें गैस क्या है, कम डिजॉल्व है। यहाँ इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ देखिए जो गैसेज है इस सरफेस के ऊपर जो अंदर जा रहा है, तो यहाँ उतना नॉर्मल प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट नहीं किए हैं। तो रेट जो ये डिफ्यूज करने का, इसमें ये जो आप इसमें जा रहा है, डिफ्यूजन जो हो रहा है गैसेज का, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और जो एस्केप कर रहा है, जो लीव कर रहा है मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स लीव भी करेगा, तो उस दोनों के बीच इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहाँ पे जैसे प्रेशर एग्जर्ट करते, ये सब ऑलरेडी आप लोगों को बताए, फिर भी बोल देते, लिखेंगे वो सब वर्ड नहीं, ऑलरेडी आयनिक में क्या हो, इक्विलिब्रियम में क्या हो। अब यहाँ पे यदि इसको ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हुआ, तो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हुआ तो देखिए नजदीक आ गया, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम घटा। वॉल्यूम घटा तो क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको कम हो जाता, नजदीक नजदीक आ गया गैसेस, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और फिर जितना एस्केप कर रहा है दोनों के बीच इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा देखो डिफ्यूज कर गया। ये हम लोग अपने द्वारा प्रेशर एग्जर्ट करके किया, नॉर्मल ये तरीका नहीं, क्योंकि जब इसे हटाएंगे तो फिर से एस्केप कर जाएगा, जितना उसमें डिजॉल्व उड़ाना है उतना ही। लेकिन प्रेशर एग्जर्ट करके एक क्वांटिटिव रिलेशनशिप लाया गया हेनरी के द्वारा, इसीलिए हम लोग इस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं और ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं जो लीनियर होता है कैसा ग्राफ का नेचर होता है। तो बस उसी को पढ़ना चाह रहे हैं। तो गैस है, यहाँ भी सेम ही गैस है। अब ये गैस में पार्टिकुलर गैस भी हो सकता है, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ये भी हो सकता है, या मिक्सर भी हो सकता है। तो मिक्सर होगा तो पार्शियल प्रेशर होगा, अगर मिक्सर नहीं होगा जनरली पार्शियल प्रेशर का ही हम लोग बात करते हैं, हेनरी के द्वारा पार्शियल प्रेशर का ही बात करते हैं। इसीलिए इस तरह से बना ली, पहले फिगर बना ली, जो स्टेटमेंट है उसको लिखते हैं। The partial pressure of gas over the surface of liquid, लिक्विड का मीनिंग क्या हुआ, सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन is directly proportional to, directly proportional to its
सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी और यहीं पे लिख देते हैं, सॉल्युबिलिटी और कटता तो नहीं है, मोल फ्रैक्शन। देखिए क्या लिखे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पहले जितना भी था सारा इसका रिलेशन हम लोग देख, नॉर्मल सा बात है, P1, P1 का मतलब कोई कंपोनेंट, कोई गैसेस, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल X1, CO2 लेते हैं तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल XO2, ऐसे लिखते हैं हम लोग। जैसे P1 यहाँ वर्ड लिए तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन क्या हुआ, X1 हो गया। जब यहाँ पे PO2 पार्टिकुलर लिखे तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन क्या, XO2 हो गया। यहाँ पे P N2 लिखे तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन क्या हो गया, XN2 हो गया। तो जो पार्टिकुलर कंपोनेंट आप यूज करेंगे उसी का मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पे लिखा गया कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, देखिए यहाँ का बात कर रहे हैं, सरफेस ऑफ लिक्विड, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो क्लियर हो गया, इतना करके दैट इज करके यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज यही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई गैस का लिया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे 1 कर देते हैं, कोई भी गैस होगा तो 1, और डायरेक्टिव प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या, X1, ऐसे करके लिख सकते हैं। आप लोग को हमेशा बोलते जो सिंपल है उसको सिंपल ही रहने दो, और ये टॉपिक में पार्शियल प्रेशर है ये समझ में आ गया, और स्टेट ऑफ मैटर चल रहा था तो बहुत परेशानी नहीं है, अभी भूले नहीं यार। ज्यादातर हम लोग किनेटिक थ्योरी में देखें तो पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पे, तो पार्शियल प्रेशर फिर से एक बार लिखते हैं, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन क्या है, X1, और करके लिखते हैं P1, यहाँ इसे हटाते हैं तो क्या हो गया, K, और मल्टीपुल क्या, X। देखो तो यही रिलेशन है, किसी पार्टिकुलर गैस रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखें पार्शियल प्रेशर, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन उसका मोल फ्रैक्शन का हो, यही सॉल्युबिलिटी है। एक बार फिर से लिख देते, मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी जानते हो, एक बार वर्ड फिर से लिखते हैं यहाँ पे, यही आपको क्या है, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी। तो याद हो गया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, क्लियर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन ही सॉल्युबिलिटी, तभी इसी बात को कहे जा रहे हैं। क्लियर करके लिखेंगे, H क्या हुआ, यहां आप लिखेंगे वेयर H इक्वल टू, इसे हम लोग कहते हैं क्या, हेनरी, कांस्टेंट, लिखते हैं 8, its value depend upon nature of gas, इस वर्ड को ज्यादा ध्यान रखिए, नेचर ऑफ गैस, इसका मीनिंग हो गया, दैट इज KH is the function of nature of gas, ये हुआ इसका मीनिंग, नेचर पर डिपेंड करेगा। नेचर का मतलब क्या हुआ, पहले भी बताया आपको। फिर यहां लिखेंगे इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ KH also increases, इसका वैल्यू बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। सच एज, इस ऑब्जर्वेशन को यहां मैं लिख देता हूं और उसे आप ध्यान रखेंगे, रिव्यू कर देंगे, क्योंकि वही ज्यादातर आपको प्रॉब्लम में पूछा जाता है। सच एज करके दिखाना चाह रहे हैं, सच एज करके देखना,
4 लिख रहे हैं O2 गैस के लिए। इस गैस के लिए देखते हैं इसका क्या है ऑब्जर्वेशन एट 93 केल्विन। 93 केल्विन का मतलब ये हो गया कितना डिग्री सी, 20 डिग्री सी। इस पे O2 गैस जो आपको डिजॉल्व होता है इसका जो सॉल्युबिलिटी है, कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसे याद रखना, हम लोग पढ़ाते हैं इसलिए याद रखते हैं। इसका 34 इतना डिग्री पे 34 पॉइंट आपको होता है 86 किलो बार। देखिए ऐसा होता है। फिर यहाँ लिखते हैं एट 303 केल्विन, कितना हो गया 30 डिग्री सी पे इसका क्या होता है, इसमें 12 जोड़ दीजिए कितना होगा 46.82 किलो बार। कितना होता है सॉल्युबिलिटी, जो इंडिकेट कर रहा है। देखिए ना, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। पहले इतना था किलो बार, अब इतना हो गया। एक बार कट गया तो बोलोगे, कोई बोलोगे वैल्यू बता रहे हैं कहाँ तक बता रहे हैं? पहला वाला है सर। ये फर्स्ट बता रहे थे ना? यस सर। ये लिखे थे, कट गया था। कट गया सर लिखे नहीं है सर वहां पर। ठीक है, तो कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा सा देखो। एक ऑब्जर्वेशन भी बोलो कि यहाँ पे 2 स्टार लगाना। मेन इंपॉर्टेंस इसी का है, मेन इंपॉर्टेंस इसी का इसीलिए है कि इसी में हम लोग को ये पता चलता है जिसे O2 गैस थी। तो O2 गैस का यहाँ पे 293 केल्विन, ये केल्विन यानी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिए तो KH का वैल्यू देखो, इसी पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा। इससे पहले यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिखे थे, तो सॉल्युबिलिटी लिखने से क्या होगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो वैल्यू ऑफ KH लिख दिया, तब सॉल्युबिलिटी बताएं। तो वैल्यू ऑफ KH कितना है वो दिखाने का कोशिश किए। तो वैल्यू ऑफ KH का थोड़ा सा देखो, यहाँ 34 है और यहाँ क्या 46। तो KH का वैल्यू आपको टेम्परेचर बढ़ने से ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या बढ़ गया, और यदि बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ने से आपको KH का वैल्यू बढ़ गया। आप यहाँ पे देखो KH का वैल्यू बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। ये समझ पा रहे हो ना, ये बढ़ेगा तो ये कैसे घट जाएगा, बोलिए। ये दोनों का मल्टीपुल जो है इतना है, तो यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और यदि ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। नॉर्मल सा बात है, इतना मैथमेटिक्स आप लोग बनाते हैं। अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगा, दोनों मल्टीपुल होकर के इतना है, तो ये वैल्यू यदि आपको बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, घटेगा। ये बढ़ेगा ये घटेगा, तब ना दोनों का मल्टीप्लाई इतना आएगा। तो वही लिखा गया, इसी ऑब्जर्वेशन को देखना है। यहाँ पे मैंने 2 स्टार लगा दिया। जब आप बार बार रिविजन करेंगे तो फार्मूला में तो कुछ है ही नहीं, यही बता रहे थे। फार्मूला में तो इसका प्रॉब्लम दिया रहेगा, पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट वाला बात रहता है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो कभी ये पूछा जा रहा है, कभी दोनों दिया ये पूछा जा रहा है। वो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है जो सक्सेस करके लिखे 2 स्टार यहाँ पे लगा दिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या लिखा ये गया, जो आप टेम्परेचर यहाँ पे रखे हैं, टेम्परेचर बढ़ाए हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH का वैल्यू देखो बढ़ गया। ये पढ़ोगे रिवीजन करोगे तो ऑब्जर्वेशन आ जाएगा आपको। मैं कहा जैसा नहीं, जैसा सबका बैठ करके याद करना, याद तो ये करना, ये थोड़ी याद करना, एक ऑब्जर्वेशन। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये बढ़ जाता है। कैसे, तो O2 में देख रहे हैं, N2 में वही बात देख रहे हैं। N2 में देखिए आपको, यदि O2 और N2 दोनों का कंपेरिजन करें तो 20 डिग्री पे देखो इतना है, और 20 डिग्री पे इसका देखो 76.48 है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो KH का वैल्यू रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन का यदि हम लोग देखें तो ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। तो यदि ये ज्यादा हो गया तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे कोई चीज ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी इसका क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन से ज्यादा आपको ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है। जो इस ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं। देखो ना, 20 डिग्री रूम टेम्परेचर हुआ ना, उस पर 34 है। इसका देखो ना रूम टेम्परेचर कितना है आपको, 20 डिग्री कितना है, 76 है। 76 रूम टेम्परेचर पे क्या ज्यादा नहीं होगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू यदि ज्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है, पहले क्लियर कर दिए। यही तो है हेनरी लॉ, जिसे हम लोग को सीखना रहता है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप।
कितना दिए कितना निकालना है, इसी का ना यूज करेंगे। थ्योरी पढ़ लेने से थोड़ी कुछ होता है, थ्योरी पढ़ लिया अप्लाई ही नहीं करना करने के लिए। थ्योरी जानते हैं जो साइकिल चलाना है मुझे, और उसमें बैठ जाना है, ऐसे करना है, चलने लगेगा क्या? बाइक चलाना, बैठ जाओ ऐसे ऐसे करो तो चलने लगेगा। जो प्रैक्टिकल करके देखना रहता है, तो कितना एक्सीलेटर लेना है, जो कैसे चलेगा वो देखना रहता है। लाइक वैसे ही है ये, इसी को हेनरी लॉ कहते हैं। आप कोई चीज का यूज करते हैं तो कैसे यूज हुआ, उससे क्या प्रॉब्लम आया। जब उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है तो डिफरेंट आपको प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो एनालिसिस होता है। यहाँ भी वही बात, जो भी आपको गैसेज रखा गया सबके लिए जो डाटा लाया गया, तो डाटा में पता चला एक्चुअली डिफरेंट गैसेज का डिफरेंट आपको सोलेबिलिटी होता है। वो नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो मैंने पहले आपको बताया। स्टेटमेंट तो याद ही हो गया, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डिफरेंट गैस का डिफरेंट नेचर होता है और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी इस ऑब्जर्वेशन से आ जाए, यहाँ पे 2 स्टार लगा दीजिए, क्लियर कर दीजिए। अब इसका ग्राफ देखना है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसका ग्राफ देखना है, इसका प्रॉब्लम करें। तो ग्राफ भी तो आप लोग बना ही सकते हैं। देखो यही है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये जो आपको एक्सिस है, ये पार्शियल प्रेशर, जहां पे लिखते हैं y इक्वल टू क्या हो गया mx अब प्लस क्या c, mx अब प्लस c, तो प्लस यहाँ पे 0, इंटरसेप्ट कितना है 0 है। तो इंटरसेप्ट यदि आपको 0 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन रखते हैं, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ है। ये आपको क्या देगा, ये आपको स्लोप देगा, मल्टीपल इसके साथ है, और ये स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा होगा। तो डिफरेंट गैसेस के लिए प्रैक्टिकल वैल्यू आपको लाया गया, उसका एनालिसिस किया गया, तो इस तरह से दिखाया आपको। ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है। तो इस तरह का नेचर आपको ग्राफ का होता है। अगर इसका स्लोप हम लोग फाइंड करें, यही हुआ इसका टेन थीटा, है ना स्लोप। देखो ये, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हुआ स्लोप, और इसी के बारे में आप जानते हैं स्लोप क्या होता है, एच हो गया P/B। हाँ, यही स्लोप पर एच इतना बाई इतना होगा ना। अगर यूनिट का बात करते हैं हम लोग, तो यूनिट बोलिए क्या होगा एच का, अभी लिखे भी ऐसे हैं, आप बोल ही सकते हैं। पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होता है, किलो बार। प्रॉब्लम डील करना है इसलिए हाँ किलो बार या बार, बहुत अच्छा ठीक है। और यदि बात करें मोल फ्रैक्शन का, तो उसका क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप यूनिट प्रॉब्लम आपको डील करना है, तो यूनिट चाहिए। यूनिट पे हमेशा हम फोकस करते हैं, क्योंकि यूनिट ही आपको सही एक्सप्लेनेशन देता है। वो यदि आ गया तो आप कंफर्म रहते हैं कि मेरा सही बना। एक रफ टफ का अभी जो आइडिया होता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा सबको खास करके, पहले हम लोग पढ़ाई करते थे तो पहले टीचर क्या चेक करते थे, यूनिट देखता था जो क्या सही है कि नहीं है, उसके बाद ऊपर दिखता था, नहीं तो वहीं से कट शुरू। हम लोग का जो बात था वो बताते थे। अभी क्या है, सीबीएसई बोर्ड तो सब चीज को बदल दिया है, बुरा नहीं मानना है किसी को, लेकिन बात यही है, वो तो हर एक चीज को बदल दिया है। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह आ जाए वो बात ठीक है, लेकिन अदरवाइज क्या किया है ना, हर एक चीज का रफ्त, हर एक चीज का मतलब एक जो बना बनाया होता है ना, उस पे उसको धकेलता है। मतलब वो फनी टाइप का बना देता है इंसान को। जो कोई चीज करने का जो एक्टिविटी होता है वो इस तरह से बना दिया है, इस तरह से बना दिया, जहाँ तक बच्चे अभी सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद लगता है बहुत भाई पढ़ाई हो रहा है, बहुत विद्वान हो गए, इस टाइप का लगता है। बुराई नहीं करें, लेकिन यही सच है। रटने वाला आदत लगवा देता है। वहां जो बैठा हुआ है, उसको पढ़ाने से क्या मतलब है, उसको बिजनेस करने के लिए आया है। कोई भी होता है, मान लीजिए कोई चीज का एक, मान लीजिए ठीक है फी है, लाख में कहीं फी होता है, जीवन चलाने के लिए जितना जरूरत है लोगों को चाहिए, 1 लाख 2 लाख एडमिशन, ये क्या है। तो सब बैठ करके, ये सब हम लोग को नहीं, हम लोग भी चले जाते हैं उसी। ऐसी बात मैं नहीं कर रहा, जो समझ में नहीं आता, समझ में हर एक बात आता है। आप क्या किया, कौन सा काम कर रहे हैं आप जो इतना इतना फी लेते हैं, सबका कमाया सब चीज ले लेते हैं आप। anyway, जो हम लोग का स्कूल होता था, सरकारी स्कूल होता था, बहुत अच्छा होता था। उन लोग में टीचर जो होते थे, ऐसा लगा अभी भी हम लोग को भी, मैं बताता हूँ, जो पढ़ाई करते थे उस समय में,
जो टीचर थे आज भी मुझे लगता है जो उतना ही सम्मान है, ABCD सीखे फिर भी उतना ही सम्मान है। एनीवे, तो वो क्यों नहीं आता है? तो मेन बात यही है, जो हम लोगों का जो कोई चीज काम करने का ढंग होता है उस पर फोकस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे यूनिट हम लोग देखेंगे, ऐसे बोल दिए बुरा नहीं मानिएगा, बट सच्चाई यही है, इसलिए थोड़ा सा बोले, मन में आ गया तो बोले। यानी ये आपको पार्शियल प्रेशर है और ये देखिए आपको ये मोल फ्रैक्शन है। तो पार्शियल प्रेशर तो निश्चित रूप से ऐसा लिखेंगे तो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या? प्रेशर है। तो या तो किलो बार में लिखें या बार में लिखें। किलो बार का मतलब क्या? डेसिमल हटा करके हम लोग रखेंगे, बार में रखें, या फिर क्या होगा? ATM होगा, ये ना होगा। या और भी पास्कल है, ढेर सारा प्रेशर का है, पास्कल ऑलरेडी ये सब पढ़े हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ गया मोल फ्रैक्शन का, X1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या? किलो मोल। मोल फ्रैक्शन के बारे में अभी बहुत बढ़िया से हम कॉन्सेप्ट दें, इसमें यूनिट नहीं होगा, ये तो एक पार्ट है। एक पार्ट है, पार्ट होने का मतलब क्या हुआ? जब वो डिजॉल्व हुआ तो बता रहा है कि उसमें कितना उसका योगदान। पार्ट का मतलब यही है। तो X1 तो मोल फ्रैक्शन है, ये यूनिट लेस हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये क्या हुआ? यूनिट लेस हुआ। ठीक है, अब ये KH का बात आया, तो KH क्या हुआ? KH इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? P1 पार्शियल प्रेशर और डिवाइडेड बाय क्या? X1। तो P1 हो गया, इस पे आप डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू अब कट जाएगा, और इसका प्रेशर आपको दिया ऑलरेडी है, इसका प्रेशर होता ही नहीं, इसीलिए किलो बार लिखे थे। इसका भी आपको क्या हुआ? बार हुआ। इसका भी बार हुआ, किलो बार हुआ, ठीक है, एटमॉस्फेरिक हुआ, पास्कल हुआ। तो जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर है वही इसका भी, ध्यान रखेंगे, इसका यूनिट होता ही नहीं। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। तो बुक अगर रखे हैं तो बुक में आप देखिए, पहले इंडेक्स का प्रॉब्लम बनाए। इंडेक्स का प्रॉब्लम थोड़ा सा पढ़िए क्या है नहीं है, अगर रखे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे लिखने का उतना समय नहीं है, हम आपको बताते हैं, आप देखिएगा, इसे पढ़ करके बताते हैं जो क्या है नहीं है, ठीक है। और प्रॉब्लम डील कीजिए, देखो तो लिख लिए। यस सर। बुक है सामने में या शेयर करना पड़ेगा? वो समय Yes. यही कटता है जाता है प्रॉब्लम। अगर है सामने में तो मैं भी बुक सामने लाता हूँ, ठीक है। शेयर वेयर का छोड़िए, हम यहीं पे रखता हूँ, वहीं देख करके आपको बताता हूँ। और उस प्रॉब्लम में थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा है। तो इन टेक्स्ट का पहले प्रॉब्लम यहाँ पे करते हैं, और बुक खोलिए, देखिए आपको हेनरी लॉ के बाद आपको क्या हुआ? इंटरेस्ट का प्रॉब्लम होता है। एक मिनट, देखो यहाँ पता चल रहा होगा, तो यहीं पे देखो ना, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और 2.6, और पेज नंबर इसमें है, पुराना वाला है 11 है आपको, सॉरी 41 है, 41 है। तो आप पलट करके थोड़ा सा देखो, पढ़ते हैं, अपना देख लेना। अब प्रॉब्लम यहाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इंटेक्स्ट नंबर भी लिख देते हैं, देख लेना। सर 2.1 2.6 H2S गैस। हाँ 2.6 क्वेश्चन है यार। H2S एक टॉक्सिक गैस, है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। एक लाइन पढ़े, H2S है, ये टॉक्सिक गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे कहा जा रहा है क्या? विथ रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 small n, calculate the Henry law constant। वर्ड क्लियर हो गया? हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है।
तो पहले तो फॉर्मूला लिख लिए, अब यहाँ पे ऐसा था फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1, तो यहाँ चेंज करें, क्या चेंज करेंगे, तो H2S गैस है, अभी बताया था आपको, ऐसे लिखेंगे H2S, लिखने का जो तरीका है, इक्वल टू फिर यहाँ KH रख दिए, अब मल्टीपुल क्या है x, तो यहाँ पे भी रखेंगे H2S। अब ये KH फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो KH कैसे फाइंड होगा, इसके लिए ये चाहिए और ये चाहिए। तो ऐसे आपको क्या है, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ H2S का, लेकिन यहाँ पे जो है 0.195 स्मॉल m मोलेलिटी दिया हुआ है, तो मोलेलिटी ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं मोलेलिटी ऑफ H2S गैस इक्वल टू दिया हुआ 0.195 स्मॉल m, ये दिया हुआ है। तो जब मोलेलिटी दिया तो ये फाइंड हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर इसमें लिखा हुआ नहीं है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो कह रहा है क्या, डाटा से देख लीजिए, तो पार्शियल प्रेशर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे प्रॉब्लम में रहेगा H2S, ये होता है 0.987, 0.987 इतना बार ये होता है, आपको याद नहीं करना है, ऑलरेडी दिया रहेगा, इस प्रॉब्लम में एनसीईआरटी का है ना, तो कह रहा है डाटा से, तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो क्या ये केस फाइंड नहीं हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम को आपको ट्विस्ट किया है, तो प्रॉब्लम को क्या ट्विस्ट किया है, तो यहाँ डायरेक्टली आपको मोल फ्रैक्शन नहीं दे करके मोलेलिटी दिया, तो मोलेलिटी दे दिया तो क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन हम लोग काफी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है तो हम लोग जानते हैं क्या, मोलेलिटी का क्या रिलेशन होता है, तो मोलेलिटी से मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है ही, इतना बार रख देंगे, केस फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम रहता है, तो कितना आसान है ये देखिए। अब बात ये है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इतना बार, ये प्रॉब्लम में लिखा हुआ रहेगा, एनसीईआरटी में कह रहा है डाटा से देखने के लिए, और ये जो है इसका कैलकुलेशन इससे होगा, मोलेलिटी से। अब आपको समझना क्या है, जो मोलेलिटी क्या होता है, याद है तो बोलो, और नहीं है तो मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, इस तरह से बनेगा। मोलेलिटी से कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मोलेलिटी से देखिए कैसे कैलकुलेट है, जैसे लिखा हुआ है क्या, 0.1 कितना है 95, इतना 95 स्मॉल m, इतना मोलल, इसे पढ़ा जाता है मोलल, इतना मोलल, ठीक है, देखो ऐसा, इतना मोलल H2S या इतना मोलल of H2S gas means, लिखेंगे means 0.195 mole of H2S gas dissolved in 1 liter. dissolved in, इससे गड़बड़ा गया, 1 kg और इतना ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में है क्या, वाटर। अब देखिए क्यों गड़बड़ाएगा, इसीलिए आप फिर मोलेलिटी सोच लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सोच लिए, ये मोलेलिटी है, स्मॉल m है, यहाँ पे दिखाया ये स्मॉल m है मोलेलिटी, तो मोलेलिटी था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर है, वाटर में आपको डिजॉल्व है H2S, पढ़ के देखिए आप, एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर हो गया आपको सॉल्वेंट, इसका कितना हो गया 1 kg या इतना, क्लियर, मोल कितना हुआ H2S का, इतना हो गया, और ये मास हो गया सॉल्वेंट का, दो कंपोनेंट है, एक आपको H2S गैस है और दूसरा क्या है, वाटर है। तो निश्चित रूप से अगर वाटर का मोल फाइंड हो जाए, इसका तो मोल है ही, तो हम लोग उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब जिसने क्लास नहीं किया, जो मोलेलिटी वो बढ़ाए तो बहुत कुछ, लेकिन नहीं, तो उसके लिए देखिए क्या है, 1 मिनट में भी आप सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, जैसे कहीं आपको 2 मोलर लिखा हुआ रहता है कैपिटल, कहीं आपको लिखा हुआ कि 2 स्मॉल m, ठीक है सर, ये सब का मीनिंग होता है, कहीं लिखा हुआ है क्या 5 pp है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऐसे दिखाने का तरीका है जिसका मीनिंग होता है, तो मीनिंग आप लिख लीजिए, आपका प्रॉब्लम बन जाए। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 मोल पार्टिकुलर, जो भी आप डिजॉल्व किए हो, 2 मोल पार्टिकुलर डिजॉल्व इन
1 लीटर ऑफ सॉलिड, इसका मीनिंग 1 लीटर ऑफ सॉलिड। ये हुआ 2 मोल ऑफ पर्टिकुलर जो सॉल्यूट यूज किया, जैसे ग्लूकोज है, KCl है, जो भी यूज किया, तो 2 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट। ये के पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग था 5 ग्राम डिजॉल्व इन कितना 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10⁻6 में कितना है, ये क्या 1 kg सॉल्वेंट में कितना है, इतना है। ये क्या 1 लीटर में आपको क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में इतना है। ये मीनिंग, इस मीनिंग से ही हम लोग क्लियर कर लेते। क्यों नहीं हम लोग समझेंगे इस बात। किसी का मोलैरिटी निकाले तो यही देता है ना, पर यूनिट जो वॉल्यूम आपको देता है। मोलैरिटी आप फाइंड करते हैं तो क्या देता है, पर यूनिट आपको पर केजी ऑफ सॉल्वेंट देता है। तो यहाँ पे अगर मोलैरिटी लिखा हुआ है तो क्या हम इस वर्ड को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो इतना मोल H2S गैस मीन्स इतना मोल H2S गैस का जो मोल आ गया और डिजॉल्व इन इतना केजी ऑफ 1000 ऑफ सॉल्वेंट। तो क्लियर हो गया आपको, या आप बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि सॉल्वेंट भी आ गया। मीनिंग क्लियर कर लिए, जो मीनिंग होता है ये क्लियर करने के लिए तो सॉल्वेंट इतना होगा उसमें इतना मोल होगा। अब आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए था, तो मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, H2S का चाहिए, वही डिजॉल्व है, उसी का सॉल्युबिलिटी चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो क्या लिखना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकुलर और डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकुलर, ऐसा। अब प्लस क्या लिखना पड़ेगा, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकुलर और नंबर ऑफ मोल क्या लिखना पड़ेगा, वाटर। ये ना मोल फ्रैक्शन हो गया। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पे लिख रहे थे, यानी मोल फ्रैक्शन इसका, एक सेकेंड, ऐसे उसी को लिखना चाह रहे थे। मोल फ्रैक्शन H2S, तो नंबर ऑफ मोल इसका डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ टोटल मोल, तो मोल हो गया इसका कितना 1, यहाँ देखेंगे 0.195 और डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ 0.195 प्लस इसका वाटर का, तो वाटर का देखिए जी है ही गिवन में, तो 1000 ग्राम और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या 18 ग्राम, ग्राम भी लिखेंगे कट जाएगा, तो निकाल सकते हैं यहाँ पे 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस इसे डिवाइड करने से सबको पता है 55.5 आता है। कर लिए सब, इक्वल टू 0.195 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ जोड़ो देखो कितना आएगा, तो कितना है 55, अब 0.5 है ना, आ जाएगा आपको 55 अब 0.1 है ना, तो 5 1 कितना हो गया 695, इतना। तो क्या आ गया, तो मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, H2S का। डिवाइड करने से मोल फ्रैक्शन इतना डिवाइड करने से कितना आया था, H2S डिवाइड करने से आता है 0.0032, कितना आता है, डिवाइड करके ऐसे देख लो। अब ये मोल फ्रैक्शन आ गया, अब पार्शियल प्रेशर है, तो क्या हम लोगों का नहीं बन जाएगा, फॉर्मूला ये था हम लोग का P, यहाँ पे H2S पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH और मल्टीपुल क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, यही था। और KH फाइंड करना था, इसका वैल्यू मैंने बताया 0.98, वहां पे लिखे थे 0.987, इतना बार इक्वल टू क्या KH और मल्टीपुल क्या X H2S। अभी आप इसका वैल्यू रखे हैं, अभी कैलकुलेट किए हैं, तो KH इक्वल टू KH और मल्टीपुल इसका वैल्यू कितना था 0.8, देखो ठीक है ना, प्रीवियस में बनाया था याद था 0.035 कितना था 0035, ये जो 35 था, सॉरी 35, ठीक है। तो आ गया, अब यहाँ पे KH इक्वल टू इतना 0.987 दिया हुआ है, तो KH तुम्हारा फाइंड हो जाएगा। KH इक्वल टू क्या हुआ 0.987 डिवाइडेड बाय 0.0035, ये इतना क्या है बार है, तो बार लिखे यहाँ पे,
और इसका तो यूनिट होता नहीं है। बोलिए तो कितना आया था, 2 कितना आया था, 286 82 कुछ आया था, 282 बार 282 इतना बार। क्लियर हो, इसमें क्या दिक्कत है, कर लिए। मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, ये सबको समझ में सिर्फ क्या करते हो, फॉर्मूला लिख देते हो और उसको समझते ही नहीं जो क्या है। तो इसीलिए जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगता है। उसी समय उसको समझ, जो बोलते हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, इतना बनाने का भी जरूरत नहीं, आप खुद बना लीजिए। तो जो मोलल था, तो दिमाग तो ये काम करेगा, मोलल है और मोल फ्रैक्शन का जरूरत है, तो मोलल से मोल फ्रैक्शन पे जाएंगे। तो मोलल का जो मीनिंग है वो लिखेंगे, इससे पता चलता है जो नंबर ऑफ मोल इसका पता है H2S का, और ये ग्राम आया सॉल्वेंट, तो 18 से डिवाइड कर दिए तो मोल आ गया। तो मोल यदि दोनों कंपोनेंट का है तो क्या मोल फ्रैक्शन फाइंड नहीं हो जाएगा, काफी आसानी से फाइंड हो जाएगा मोल फ्रैक्शन जो किए। अब मोल फ्रैक्शन यदि आ गया और केएस फाइंड करने के लिए करा, इसका वैल्यू दिया हुआ तो केएस फाइंड होगा। ऐसा ही रहता है, यूनिट पे ध्यान रखेंगे। जो प्रॉब्लम आपको 2.7 है, अब वो बनाएंगे नहीं, एक और प्रीवियस है आपको एग्जाम्पल में, वो भी नहीं बनाएंगे, पढ़ करके अपना से ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास से बनाएंगे। क्लियर। आगे जो है वेपर प्रेशर, लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर पढ़ाने वाले, तो आज इतना रहने दीजिए। थोड़ा इसमें 1-2 क्लास और स्लो ही चलेंगे, ठीक है। स्लो इसलिए चलेंगे तो थोड़ा पीछे वाला भी बहुत कुछ को छूटा हुआ है या जो भी है, तो थोड़ा धीरे धीरे समझ लें क्या है नहीं, अब फिर आगे स्पीड हो जाएंगे। तो ठीक है, तो चलो एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कैसा याद रखेंगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी, और KH डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैसेस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। बस इतना ही तो याद रखें। ये क्वांटिटिव रिलेशनशिप जो मैंने बताया हेनरी के द्वारा दिया गया, इसका क्वांटिटिव रिलेशनशिप कैसे लिखा जो आप समझते हैं। ये क्लियर हो गया हेनरी लॉ, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, मुझे लगता है समझ में आना चाहिए, समझ में आया होगा आप लोगों को, या आज भी नहीं आया, बोलिए। आ गया सर। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम है बाय द वे, जैसे प्रीवियस वाला सॉल्युबिलिटी था, तो सॉल्युबिलिटी वाला में तो मैक्सिमम बार बार कहते हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट खोजो। मैक्सिमम अमाउंट क्या है, तो मैक्सिमम अमाउंट वो हम लोगों का वैरी कर जाता है। जैसे सॉल्वेंट अगर 100 ml है और सॉल्वेंट 200 ml, फिर मैक्सिमम अमाउंट खोजना पड़ेगा, और 300 ml कर दिए फिर खोजना पड़ेगा। तो उसका एक निश्चित तो है ही नहीं जो कितना डिजॉल्व, तो वैरी करते रहता है, इसीलिए वर्ड आता है मैक्सिमम। पोलर जो सॉल्यूट है, पोलर में प्रॉपर्ली डिजॉल्व होगा, प्रीवियस लिख दिए थे। और नॉन पोलर ये जो क्लास जिसका छूटा हुआ है, तो मैंने आज सोचा जो उसका प्रीवियस नहीं करना, आगे बढ़, और जो छूटा हुआ उसका नोट उपलब्ध किए हैं तो आपको शेयर कर देंगे, नोट से लिख लीजिएगा, बता दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। एनीवे ठीक है, चलो रहने दो, चलिए ठीक है, ओके दैट्स ऑल।